Hello friends, welcome to India Knowledge TV. I am Mani. Today we are going to discuss Sonnet 18 by William Shakespeare. And before discussing Sonnet 18, it is must to discuss what is sonnet. So let's start. Sonnet. Sonnet is a poem made up of 14 lines. जो 14 लाइन्स की पोएम होती है वो सोनेट होती है और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सोनेटो. इट इज़ इटालियन वर्ड विच मीन्स लिटिल साउंड और सॉन्ग. लिटिल साउंड और अ सॉन्ग. अब जो सोनेट है वो 14 लाइन्स की पोएम को बोलते हैं. सोनेट वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? सोनेट वर्ड इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव किया गया है विच मीन्स लिटिल साउंड और अ सॉन्ग. ओके, नेक्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट. फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट. And next one is Shakespearean sonnet. पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट को वी ऑल्सो कॉल इंग्लिश सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है? बेसिकली होती तो 14 लाइन्स की ही है बट देयर इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया. वो क्या है कि उसमें फर्स्ट 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव एंड नेक्स्ट 6 लाइन्स को बोलते हैं सेस्टेट. अब जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं और जो लास्ट 6 लाइन्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट 8 लाइन में एक क्वेश्चन अराइज होगा. अराइज अ क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 6 लाइन्स में जो पोएट है उस क्वेश्चन को क्रिटिसाइज करेगा. क्लियर? अब नेक्स्ट इज सेकेंड इज शेक्सपियरियन सोनेट. शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है? इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं. वैसे ये है 14 लाइन्स की बट डिफरेंस इज दैट देयर आर 3 क्वाड्रेंट्स. 3 क्वाड्रेंट्स. 3 क्वाड्रेंट्स मतलब कि वन स्टेंजा हैविंग 4 लाइन्स. एक स्टेंजा जिसकी 4 लाइन होंगी, 4 लाइन्स ईच. तो क्या है? 3 क्वाड्रेंट्स होंगे ऐसे 4 लाइन्स के. नेक्स्ट इज अ कपलेट. कपलेट क्या होगा? एक 2 लाइन्स, लास्ट की 2 लाइन्स दैट विल कंक्लूड द एंटायर पोएम. कंक्लूड, लास्ट 2 लाइन्स कंक्लूड कर देंगी. शेक्सपियरियन सोनेट्स हैव 14 लाइन्स and in which there are 3 quadrants of 4 line each and a couplet of 2 lines, and the rhyme scheme of quadrant is A B A B, next C D C D, E F E F, and the rhyming scheme of couplet is G G. Now I think I hope that sonnet is clear from here. यहाँ तक आपको sonnet clear होगा. अब हम लोग सोनेट 18 को पढ़ सकते हैं. ओके, कम अपॉन द सोनेट 18. ओके, फर्स्टली हम लोग बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की. हु वॉज विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट. कौन थे ये? प्ले राइट्स थे and famous for his plays
जो हैमलेट है, बहुत फेमस प्ले है हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मोस्टली इन्होंने या तो ट्रेजेडीज लिखी हैं या कॉमेडीज लिखी हैं। कॉमेडीज में है इनका एज यू लाइक इट, बहुत फेमस है। एंड नेक्स्ट इज यू कैन से कि ट्वेल्थ नाइट बहुत फेमस है इनका कॉमेडीज में। और इन्होंने एक सीक्वेंस लिखी है 154 सोनेट्स की, 154 सोनेट्स की सीक्वेंस लिखी है। एक बात हम लोग भूल गए हैं कि ही वॉज बोर्न इन 1564, 1564 में ये पैदा हुए थे। एंड ही लिव्ड अप टू he lived Elizabethan age as well as James I age। मतलब जब तक एलिजाबेथ क्वीन रही थी तब और जेम्स 1 के टाइम पर भी विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट करते थे। एंड इनकी जो सोनेट सीक्वेंस है, एक ही सोनेट सीक्वेंस इन्होंने लिखी है जो कि 154 सोनेट्स हैं जिसमें से आउट ऑफ विच वी आर डूइंग टुडे सोनेट 18, जिसमें से हम आज कर रहे हैं, दैट इज सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। इन दिस सोनेट विलियम शेक्सपियर एड्रेस दिस सोनेट टू हिज फ्रेंड, टू द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड की ब्यूटी को ये पोएम के माध्यम से वो कह रहा है। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं। दी का मतलब है तुम्हें, यू, दी का मतलब है यू। शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि क्या मैं तुम्हें समर डे, यहाँ पे समर डे नहीं है, समर सीजन के बारे में बात कर रहा है वो, समर सीजन के बारे में। इन इंग्लैंड जो समर सीजन है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है हमारी तरह। इन इंग्लैंड इट इज़ अ प्लीजेंट सीजन रहता है इंग्लैंड में। वैसे वहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है, बट जो 2-3 महीने के लिए जो गर्मी आती है वहाँ पे प्लीजेंट सा सीज़न रहता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती है वहाँ पर। सो उनको जो सीज़न है, समर सीज़न है, वो बहुत अच्छा लगता है। दे एन्जॉय दिस सीज़न। एंड अब पोइट कह रहा है कि शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, मतलब वो उसे कह रहे हैं कि क्या मैं अब तुम्हें समर सीजन से कंपेयर करूं। मतलब कहने का मतलब है कि वो दोनों इनकम्पेरेबल हैं, मतलब नॉन कंपेरेबल हैं, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ना तो समर सीजन को ना ही उनके फ्रेंड की यूथ को। उनके फ्रेंड के यूथ को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, वो कहीं से कंपेयर करने लायक ही नहीं है। मतलब कहने की बात है कि कहाँ उसके फ्रेंड की ब्यूटी और कहाँ समर सीजन। अब देखिए आगे वो क्या कहेगा, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब उनके लिए जो समर सीजन आता था वो टेम्परेट आता है, मॉडरेट सा सीजन होता है, मॉडरेट मीडियम सा। तो वो कहता है दाउ आर्ट, दाउ का मतलब है तुम्हारी, योर्स, तुम्हारी जो आर्ट है, मोर लवली, बहुत ज़्यादा लवली है, प्यारी है, एंड मोर टेम्परेट, और भी उससे भी ज़्यादा, समर सीजन से भी ज़्यादा मॉडरेट है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स, जो सूखी हवा, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उस सीजन में, समर सीजन में, रफ विंड्स, हवा जो चलती है, डू शेक, जो कि झकझोर कर रख देती है, हिला कर रख देती है, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे का मतलब है बहुत प्यारी प्यारी जो कलियां खिलती हैं मई में, उन्हें झकझोर कर रख देती है। अब ब्रिटेन में जो स्प्रिंग सीजन है वो मई के मंथ में आता है। यहाँ पे मई किसके लिए बोला गया है, स्प्रिंग सीजन के लिए है। वहाँ पे ब्रिटेन में जो स्प्रिंग सीजन है वो मई में आता है। तो वो कहता है कि जो मई में रफ विंड्स चलती है, स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं जो कि शेक कर देती हैं प्यारी प्यारी कोमल कोमल कलियों को, मई में पैदा हुई प्यारी प्यारी कोपलों को शेक कर देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, कि जो समर
का टाइम पीरियड है, जो समर को टाइम दिया गया है, जिस समय के लिए समर को निर्धारित किया गया है, हैथ का मतलब है हैज़, द समर्स लीज हैज़ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, कि समर का जो ठेका है या टाइम पीरियड है वो बहुत छोटे टाइम के लिए है, छोटे समय के लिए है, बहुत कम समय के लिए वहाँ पर समर आती है। बेटे यहाँ पे डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जब हम लोग डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को रीड करते हैं हमारे माइंड में एक कलियों की इमेज बन जाती है। स्प्रिंग सीजन के बारे में बात करती है तो एक कलियों की इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे बेटे डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे में इमेजरी है, इमेजरी, पोएटिक डिवाइड्स, दैट इज इमेजरी का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज एंड समर लीज हैज ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और जो समर का ठेका है, समर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए आती है। यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया है, इट इज 1 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। Sometime too hot the eye of heaven shines, sometimes कई बार, too hot बहुत ज़्यादा गर्म, the eye of heaven shine, जो eye of heaven वर्ड यूज़ किया गया है, स्वर्ग की आँख किसे कहा गया है, सन को, सन के लिए यूज़ किया गया है कि sometime too hot the eye of heaven shines, और कई बार जो आई ऑफ हेवन है, जो सन है, वो बहुत ज़्यादा तेज शाइन करता है। Sometimes too hot the eye of heaven shines। अब ये the eye of heaven, बेटे the eye of heaven में क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है सन को, क्योंकि जो आई कैरेक्टर है, जो आई क्वालिटी है, वो किसकी है, ह्यूमन बींग्स की है या फिर एनिमल्स की है। तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर ही उसका गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम हो जाता है। किसका गोल्ड कम्प्लेक्शन, सन का गोल्ड कम्प्लेक्शन अक्सर ही डिम हो जाता है, कम हो जाता है। जिस टाइम बादलों से जो सूरज है वो ढक जाता है, वो कवर हो जाता है, उस टाइम पर जो उसका गोल्ड कम्प्लेक्शन है वो डिम हो जाता है। अब ये कम्प्लेक्शन वर्ड भी हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं। सो हियर इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस दैट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, एवरी हर एक सुंदर से सुंदर चीज, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, कभी ना कभी खत्म होती है, कभी ना कभी डिक्लाइन होती है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, बेटे यहाँ पे फेयर फ्रॉम फेयर, हर एक पहले लेटर में एफ वर्ड का यूज हुआ है, फ वर्ड, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार या फिर एलिट्रेशन है, इसमें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, कि हर सुंदर से सुंदर चीज, हर ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल चीज का एक दिन अंतिम समय आता है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, कि या तो एक्सीडेंटली या फिर जो नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है वो अनट्रिम्ड रहता है। अनट्रिम्ड का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से जो बॉयज़ हैं वो खुद की शेव नहीं कराते, अनट्रिम्ड रहते हैं, तो वो अगली दिखते हैं। तो वो कहता है अगली का मतलब है अनचेंज्ड, अनट्रिम का मतलब लगा सकते हो आप अनचेंज्ड, कि बाय चांस ही ऐसा होता है जो नेचर का चेंजिंग कोर्स है वो अनट्रिम्ड रह जाए, लेकिन नेचर के चेंजिंग कोर्स से वो अगली हो जाता है। जैसे कि नेचर का रूल है, नेचर का जो साइकिल चलता है, नेचुरल साइकिल, कि हर एक अच्छी से अच्छी चीज़ एक दिन खराब हो जाती है। बट यहाँ पे बेटे हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट भी कंप्लीट हो गया है।
बट दाई, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए हैं, बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड। अब वो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि तुम्हारी जो इटर्नल समर है, कभी ना ख़त्म होने वाली, जो अनंत, जो तुम्हारी समर, किसको कह रहा है वो? ब्यूटी को। ब्यूटी या फिर यूथ, तुम्हारी जो यूथ है या फिर तुम्हारी जो ब्यूटी है, शेल नॉट फेड, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, कि तुम ना ही तुम अपना जो पोजेशन, तुम्हारा जो अधिकार है तुम्हारी फेयरनेस पे, जो तुम फेयरनेस ओन करते हो, जिसके तुम मालिक हो। पोजेशन का मतलब है मालिकाना हक, और फेयर का मतलब है फेयरनेस, ओस्ट का मतलब जो तुम ओन करते हो। तुम ना ही तुम अपना जो स्वामित्व हक है तुम्हारा, जो तुम्हारी ब्यूटी पर हक है, वो कभी तुम लूज़ करोगे ना। तुम कभी अपनी ब्यूटी को लूज़ नहीं करोगे, तुम अपनी ब्यूटी कभी लूज़ नहीं करोगे, तुम्हारी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। नोर शेल डेथ ब्रैग दाउ वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, और ना ही जो डेथ है, ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, डींगे हाँकना। जो डेथ है, जो डींगे हाँकती है, ना ही जो डेथ है तुम्हारे लिए डींगे नहीं हाँक सकती है। जैसे कि डेथ को एक माइटी और ड्रेडफुल बोला गया है कि बहुत ज़्यादा डरावनी और शक्तिशाली होती है डेथ, लेकिन तुम्हारे पर उसका कोई असर नहीं है। दाउ वॉन्डरेस्ट, कि तुम उसकी वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, तुम उसकी छाँव में, उसकी शेड में वॉन्डरेस्ट घूमते रहोगे और रेस्ट करते रहोगे, कि तुम्हारे लिए जो डेथ है वो भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, तुम उसकी छत्र छाया में भी रेस्ट करते रहोगे। When in eternal lines to time thou growest, when in eternal lines to time thou growest, कि जब तुम इन इटर्नल लाइन्स, इटर्नल मतलब अमर, कि तुम इन अमर जो लाइन्स हैं उसमें टाइम के साथ साथ ग्रो करोगे। यू विल ग्रो इन दीज लाइन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ तुम इन लाइन्स में ग्रो करोगे। We have completed our third quadrant also. Now it is a concluding couplet, that is, अब concluding couplet में poet क्या कहता है? So long as man can breathe, जब तक जो मैन है, जो इंसान है, वो सांस ले सकता है, और eyes can see, और जो आँखें हैं वो देख सकती हैं। So long as man can breathe, कि जब तक जो इंसान है वो सांस ले सकता है, और आइज कैन सी, और आंखें देख सकती हैं। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये रहेगा, तब तक ये जीवित रहेगा। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस तब तक जीवित रहेंगी, और ये लाइंस तुम्हें लाइफ देती रहेंगी, तुम्हें तुम्हारी उम्र और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जब तक ये लाइंस रहेंगी तुम अमर रहोगे, तुम इन लाइंस के अंदर ग्रो करते रहोगे। So it was our sonnet 18, and thanks for watching. If you like this video, then please share it and subscribe my channel and like it. Thank you.